हमने भारतीय न्याय संहिता में इसके पहले 2:13 तक की परिभाषाओं को देख लिया है। आज हम जो परिभाषा देखेंगे वो है क्षति। क्षति ये परिभाषा है क्षति। क्षति का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को कोई अपहानि कारित करना, ऐसी अपहानि अवैध रूप से कारित करना और ऐसी अपहानि से ऐसे व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति को क्षति कारित करना। यानी किसी व्यक्ति को कोई अपहानि कारित किया गया हो, ऐसी अपहानि अवैध रूप से कारित किया गया हो और ऐसी अपहानि शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति, 4 चीज़ें यहाँ दिया गया है, ध्यान देना है। शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति को कारित किया गया हो। तो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति को अवैध रूप से अगर कोई अपहानि कारित किया जाता है उसी को क्षति कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 214 में इसको परिभाषित किया गया है। एक बहुत पुराना केस है हबीले उल रज्जा का वाद। शिकायतकर्ता के पशुओं को अपने साथ ले जाना और तब तक न देना जब तक कुछ रुपया न मिले क्षति माना गया। यहाँ पर शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति की कोई हमको नहीं लग रहा है क्षति हुई, लेकिन पशुओं को अपने साथ लेके चला गया। जरूरी नहीं है कि किसी उस व्यक्ति को वास्तविक क्षति हो, क्षति की संभावना भी क्षति को मान लिया गया है। अब अगला है अवैध। अगर परीक्षा में आपसे पूछ दे अवैध का क्या मतलब होता है, अवैध, तो अवैध का मतलब होता है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो और सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो। सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करने वाला जो अपराध हो और विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो उसी को अवैध कहते हैं। न्यायाधीश किसे कहते हैं? आप बहुत लोग इसमें से न्यायाधीश की तैयारी कर रहे होंगे, जज बनने की तैयारी कर रहे होंगे। न्यायाधीश का मतलब क्या है? अब यहाँ देख लीजिए। न्यायाधीश का मतलब, न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पद रूप में न्यायाधीश अभिहित हो, किसी न्यायाधीश निकाय का सदस्य हो, किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, किसी विधिक कार्यवाही में जिसकी अपील न होती हो या अपील होती हो तो पुष्ट कर दी गई हो, अंतिम निर्णय देने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम है। जो व्यक्ति अंतिम निर्णय देने के लिए सक्षम ही नहीं है वो न्यायाधीश नहीं हो सकता। तो न्यायाधीश पद रूप में न्यायाधीश निकाय का सदस्य होते हुए, चाहे वो सिविल हो या दांडिक मामला हो, और उसको अंतिम निर्णय देने की शक्ति हो, बशर्ते उसकी अपील न होती हो या अपील हो गई हो तो पुष्ट कर दी गई हो, तो अंतिम निर्णय देने की शक्ति जिस व्यक्ति को है वह व्यक्ति न्यायाधीश है, वह निकाय न्यायाधीश है। इसके अलावा जो टॉपिक है ये सब आप अपने से पढ़ लेंगे। जंगम संपत्ति। अब ध्यान दीजिए, जंगम संपत्ति को यहाँ परिभाषित किया गया है। पहली चीज़ उसकी धारा आपको याद रहनी चाहिए। जंगम संपत्ति भारतीय न्याय संहिता में धारा 221 में परिभाषित किया गया है। जंगम संपत्ति का तात्पर्य हर भांति के मूर्त संपत्ति से है। हर भांति की मूर्त संपत्ति से है सिवाय जो भूमि से जुड़ी हुई है या भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है। जब भारतीय संपत्ति अंतरण नियम हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे कि भूमि से होने वाले फायदे, भूबद्ध वस्तुएं, ये सब अचल संपत्ति नहीं मानी गई है। और यहाँ जंगम संपत्ति मतलब चल संपत्ति की बात हो रही है, तो इन दोनों को यहाँ पर निकाल दिया गया। इनको निकाल करके हर प्रकार की मूर्त संपत्ति जिसको हम छू सकते हैं, बशर्ते वो भूमि हो, भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी न हो, वह जंगम संपत्ति है। वचन आप ये पढ़ लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। शपथ, इसमें कुछ नहीं है। अब अपराध, ध्यान देना, इस बार अपराध की परिभाषा थोड़ी बदली है। अपराध का मतलब है, यहाँ अपराध किसे कहते हैं तो नहीं बताया गया है। अपराध किसे कहते हैं मैंने बीएनएस का पहला चैप्टर ही पढ़ाया, अपराध किसे कहते हैं, वहाँ आप जाकर पढ़ लीजिए। लेकिन हमारे अधिनियम में, भारतीय न्याय संहिता में अपराध को परिभाषित नहीं किया गया। एक लिस्ट दे दिया गया है कि क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है, क्या अपराध में सम्मिलित है, क्या अपराध में सम्मिलित नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है। तो यहाँ लिस्ट एक दिया हुआ है कि बीएनएस विशेष विधि या किसी स्थानीय विधि में जो दंडनीय बनाया गया है वही अपराध है। हाँ, बीएनएस के अध्याय 3, अध्याय 8 की धारा 2, 3, 4, 5, धारा 9, धारा 50, धारा 119, धारा 240, धारा 259, 308, इन सब में जो क्राइम किया जाता है, इन सब में जो कार्य किया जाता है, वह सब देख रहे होंगे, लिस्ट है यहाँ पर, वह अपराध में सम्मिलित
नहीं किया गया है। इसमें कुछ नहीं है, इसको आपको रटना होगा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। एक लिस्ट है तो लिस्ट को आपको याद करना होगा। अब आते हैं व्यक्ति के अंतर्गत कोई कंपनी, व्यक्ति निकाय चाहे निगमित हो या नहीं आता है। तो अभी आगे चल कर के आप देखेंगे कि विधिक व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है, या क्या व्यक्ति भारतीय दंड संहिता में दंडित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ क्या कंपनी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित हो सकती है? भारतीय दंड संहिता नहीं, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय हो सकती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे वहाँ पर। तो चूंकि अब कंपनी को भी यहाँ पर व्यक्ति मान लिया गया है अपराध के दृष्टिकोण से, तो क्या एक अपराध कंपनी को अपराध करने के लिए दंडित किया जा सकता है, उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है, या एक उसको आजीवन कारावास में रखा जा सकता है कंपनी को? तो ये हम चल करके अभी आगे देखेंगे। अगला है लोक सेवक। ये भी लिस्ट प्रकृति का है, जो 228 में लोक सेवक परिभाषित किया गया है, ये भी लिस्ट की प्रकृति का है। इसमें एक तरह से केवल एक लिस्ट दिया हुआ है, क्या कि कौन लोक सेवक हैं, कौन लोक सेवक नहीं है। तो ये लिस्ट आपको आप देखते रहेंगे, आप इसको याद करेंगे। ये लिस्ट आप खुद से देखते रहिए। ये लिस्ट अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा आपको याद रखना होगा। अब ध्यान दीजिए, कुछ अजूबा टाइप का चीज़ है यहाँ पर। विधायक को, ये विधायक को यहाँ लोक सेवक नहीं माना गया है, एडवोकेट लोक सेवक नहीं है, सहकारी समिति का सचिव नहीं है, बीमा कंपनी का सर्वेक्षक नहीं है, लोक सेवक के कब्जे में कोई संपत्ति, लोक सेवक के कब्जे में कोई लोक सेवक है, वो नहीं है लोक सेवक। तो ये सब, ये लिस्ट आप देखते रहेंगे, बस ये कहने का मतलब है। अगला है मूल्यवान प्रतिभूति। ये भी बहुत ज़रूरी है, परीक्षाओं में इसका धारा पूछता रहता है। ये कहाँ धारा है? ये धारा 231 में है, मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विधिक अधिकार को सृजित करता है, विस्तृत करता है, अंतरित करता है, निर्वापित करता है या छोड़ता है। यानी ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विधिक दायित्व के अधीन होना स्वीकार करता है, ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह दायित्व के अधीन नहीं है। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी किसी दस्तावेज द्वारा स्वीकार करता है या छोड़ता है, उसी को मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं। ध्यान देना है, मूल्यवान प्रतिभूति केवल मौलिक दस्तावेजों के लिए प्रयुक्त होता है, उसकी प्रतिलिपियों के लिए नहीं। प्रतिलिपि डॉक्यूमेंट का, मूल दस्तावेज का प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति थोड़ी है। मूल्यवान प्रतिभूति की प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होती, ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें भी एक लिस्ट दिया गया है कि कौन सा मूल्यवान प्रतिभूति है, कौन सा मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। ये आप एक बार देखेंगे और एग्जाम टाइम में देखते रहेंगे। जो गोला कर दिया हूँ मैं, आप देख रहे होंगे, इस गोले को आप हर हाल में याद रखेंगे, ये परीक्षाओं में पूछता रहता है। स्वेच्छा क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वेच्छा करता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसका करने का आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था, विश्वास करने का कारण रखता था कि उससे उसका कारित होना संभाव्य है। उसके बाद अगला है परिभाषा सदोष अभिलाभ, विधि विरुद्ध साधन द्वारा। ये थोड़ा सा समझना है आपको। सदोष अभिलाभ का मतलब क्या है? 236 में परिभाषित किया गया, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। सदोष अभिलाभ का मतलब विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का लाभ कमाया गया हो जो अगर वैध रूप से ऐसा व्यक्ति हकदार न होता, अगर इसने जो है सदोष कार्य न किया होता तो ये इसको न मिलता। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार उठाने वाला व्यक्ति हो, जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। अगर मैं हानि उठाने वाला व्यक्ति हूँ वैध रूप से, मैं अगर मेरी संपत्ति है तो कोई संपत्ति ले लेगा मेरी, तो मेरे लिए सदोष लाभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं उसका वैध रूप से हकदार हूँ, मेरे पास नहीं है। उसके बाद सदोष अभिलाभ प्राप्त करना का क्या मतलब है? सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष अभिलाभ प्राप्त करने का मतलब है सदोष रखे रहना, सदोष अर्जन करना। सदोष हानि उठाने का मतलब सदोष अलग रखा जाना, सदोष रूप से वंचित किया जाना। तो ये इस तरीके से आपका परिभाषा खंड है। ये आप इसको बार बार देखते रहेंगे एग्जाम के समय, तो आपको ये याद हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। अब धारा 3 अगला देखेंगे, संहिता की परिभाषाओं का अपवादों का अधीन समझा रहना। ये सब क्या है? ये परिभाषा खंड के
बाद इसको देखेंगे। कोशिश रहेगी वीडियो मेरा दोस्तों 10 मिनट से कम ही रहे।